चलो एस्टिमेशन में क्या कर रहे थे जरा देखिए तो। इंटरवल एस्टिमेशन हो गया, पॉइंट एस्टिमेशन हो गया, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है। इंटरवल एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेशन में डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे? बस कोई एग्जैक्ट दो नंबर्स होते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन के दो नंबर्स को क्या क्या बोलते हैं? वो जो नंबर्स होते हैं, हाँ, वो जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस उसको बोलते क्या है जो वैल्यू होता है? वैल्यू होता है। हाँ, जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइक मान लो इंटरवल दिया है 80 to 85, तो इसको क्या बोलेंगे? हम 80 को लोअर, इस 80 को लोअर लिमिट बोलेंगे। नॉट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दिस इज लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट है, कॉन्फिडेंस वर्ड यहाँ नहीं आएगा, ये अपर लिमिट होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस वर्ड तब आता है जब आप इसके बाद, इसके सॉल्यूशन के बाद जो रिजल्ट लाएंगे ना, उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताए थे लास्ट क्लास में, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, और ये फॉलो करता है नॉर्मल विथ मीन 0 वेरिएंस 1। तो ये जो x वैल्यू है, ये वैल्यू होता है दिस वन 80 माइनस कुछ म्यू होगा, वैल्यू जो भी निकालोगे, जो भी पॉपुलेशन का दिया हुआ होगा वो निकालोगे, दैट बाय सिग्मा, ये दोनों गिवन होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तब जो रिजल्ट आएगा वो, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तब जो रिजल्ट आएगा वो, और कंपैरिजन उसमें करेंगे हम इंटरवल का और डेटा का, तब वो कॉन्फिडेंस वर्ड उसमें इंक्लूड होगा। वो वेरिएंस है, वो डिवाइडेड बाय रूट है। डिवाइडेड बाय रूट एन यहाँ तो नहीं होता, कभी कभी होता भी है, डिपेंड करता है, कभी होता भी है कभी नहीं भी। अगर ये नॉर्मल ऑलरेडी है तो डिवीजन नहीं होगा, अगर मैम सैंपल के एक्सेप्ट कर बेसिस लीजिए पे मैम, डिवीजन में रूट एन आएगा। मैम एक्सेप्ट कर लीजिए। एक सेकंड, इन लोगों की आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, अब कोई बोल रहा था कुछ, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था क्या? कैमरा ऑन करिए सब लोग। मत ऑन करो सबको, हम एब्सेंट बस मार्क करेंगे, बोलने भी नहीं जाने वाले हम लोग, बैठे रहो। ठीक है, ये होगा मतलब नोन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, कैलकुलेशन फर्दर करोगे तो जब कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। ये मैम लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। बोलो क्या? मैम एक्सेप्ट कर लीजिए जैद को। वो तो वेटिंग में है ही नहीं, वेटिंग में तो श्रुति है और उसको तो कब का, हाँ चलो आ चुका है, आया हुआ एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्या ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लिमिट। अब देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हुआ और कॉन्फिडेंस लिमिट क्या हुआ, ये भी एक अलग टर्म है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जब बोलते हो तो आपके लिए टर्म आएगा 95%, 90% और 99%, यही 3% आता ही है जो यूज करते हैं हम लोग। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है देयर इज 95% चांस कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो कंक्लूजन निकाले हैं दैट इज राइट, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ 5% एरर। ठीक है, ये है 90% कॉन्फिडेंस का मतलब है देयर इज अ 10% चांस ऑफ एरर, और ये जो है उसका मतलब 1% चांस ऑफ एरर। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा जो कि थ्योरेटिकल टर्म है,
इसको प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इस एरर का, या फिर इसका कुछ एरिया दिया रहेगा तुमको टेबल में, ठीक है। लेकिन जब इसका वैल्यू मिलता है, जो आपके पास ये टर्म आया था 80 माइनस म्यू बाई टर्म सिग्मा रूट एन, जो भी ला रहे हो, ये जब ला रहे हो तो वो जो लिमिट आया उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कॉन्फिडेंस लिमिट होगा, ठीक है। ये सब अभी ऊपर से जाना होगा, टर्म्स बस समझ लो, फिर क्वेश्चंस बताएंगे तब करना उसको। इंटरवल वाला टर्म हम फिर से आगे पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ उसको नोट में लिखना था, उसको लिखो, उसका प्रोसीजर पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए। तो उसके बाद पहले क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर्स। Criteria of good estimators. Number 1, criteria of good estimators. Number 1, unbiasedness. 2, consistency. 3, efficiency. And the last one is sufficiency. First, unbiasedness. Second, consistency. Third, efficiency. And the last one is sufficiency. इन सब वर्ड का मतलब पता है किसी को? अनबायसनेस का मतलब क्या हुआ? बायस ना हो, और बायस नहीं हो अगर इसको इंटरप्रेट करें स्टैटिस्टिकली तो फिर क्या होगा? कोई भी ऐसा मतलब कुछ जो इनरिलेवेंट हो, जो इररिलेवेंट होगा तो कैसा होगा? वही पूछ रहे, बताओ फिर क्या होगा? और कोई? अनबायस्ड होना का मतलब क्या है? बायस्ड नहीं होना। और बायस्ड नहीं होना का मतलब क्या है? मतलब कोई भी आउटकम है उसमें जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी मतलब जो भी एस्टिमेटर है वो बायस ना हो। बायस का मतलब बाय द एंड उसको पैरामीटर निकालना है, तो अगर वो एस्टिमेटर बायस ना हो तभी तो पैरामीटर अनबायस्ड हो। और अनबायस्ड मतलब कि मतलब कोई भी आउटकम है उसमें जो भी कर रहे हैं काम वो उसमें खुद का इमोशन, खुद की मतलब खुद का पॉइंट ना रखे, जो एग्जैक्ट है वही रखे, बायस कोई खुद का मतलब there is a equal chance of probability, या फिर there is equal probability. अनबायसनेस टर्म तब आता है जब आप किसी एक को प्रेफर ना करें किसी और पे, यही है ना? मतलब दो अगर पर्सन है तो किसी के सिलेक्शन में किसी एक को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो भी है 1/2 ही होगी, और इक्वल है वो, तभी वो अनबायस्ड है, अदरवाइज वो बायस्ड हो जाएगा। अगर मान लो दो कैंडिडेट किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और एक के प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 1/2 और दूसरे का 1/3 हो, तो ये क्या होगा? बायस्ड होगा। बायस्ड होगा बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है, सॉरी क्या है, ज्यादा या कम है? ज्यादा है, इसका कम है। मतलब यहाँ 50% चांस है इसका सिलेक्शन को, और इसका 33% समथिंग आ रहा है, 33.33%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ लेस चांस, इसको कम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एज कम्पेयर टू दिस, इसीलिए ये ऑप्शन होगा। अब ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, अगर ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे है तो सही है, लेकिन अगर उससे पहले ये चीज आ रहा है तो फिर ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन इधर उधर करते रहते। अभी क्या था? इंफॉर्मेशन नहीं मिला क्योंकि होमवर्क था ना, वो कैसे मिलेगा इंफॉर्मेशन? ठीक है, ये अनबायस है। तो पहला कंडीशन लिखो,
इसी को एक्सप्लेन करते हैं अनबायसनेस। मैम आप इससे पूछे नहीं कि कैसे इसको पता चला है? वो मुझे समझ में आ गया ना, जैसे उसको पता नहीं चला था। चलो लिखो। द गुड एस्टिमेटर्स have कमिंग मैम। तुम आए क्यों? लेट हो गया मैं। मुझे आए क्यों? आए पढ़ने। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे बैठना तो। यहाँ हाँ, जल्दी से बैठो। यहाँ बैठे। चलो, ये क्या था? The good estimators have certain conditions or criteria which is required by the estimators to follow to give some appropriate idea about the estimate. In other words, about estimate. In other words, there are many estimators and estimates in which we have to select one among severals. We have to select one among severals. ठीक है, क्या लिखे हो? इसके पहले स्टेटमेंट क्या है शुरू? Many estimators मतलब आपके पास क्या है? बहुत सारे एस्टिमेटर्स भी होंगे, बहुत सारे एस्टिमेट्स भी होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? You have to select one among several, which should have the criteria of क्या है? Unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency. These criteria help us to find a good estimator. These criteria help us to find a good estimator or the best estimator among all the available ones. So it is required to understand. What these criteria are. The first and the foremost criteria is unbiasedness.
अनबायसनेस। ठीक है, अब अनबायसनेस को डिफाइन करो। any estimator which is itself a random variable, is always a function of sample values. Is always a function of sample values. If these sample values is equal to the population parameter, then the estimate is an unbiased estimate. Then the estimate is an unbiased estimate. In other words, any estimator is said to be unbiased. Any estimator is said to be unbiased if the expected value of the estimator is equal to the population parameter. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब याद है हम लोग लिखते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कुछ फार्मूला होता था, तो वो फार्मूला हमें लिखना नहीं है। मान लो ये होता है म्यू के बराबर। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम? उठो तो बाहर जाओ, युवराज बाहर जाओ क्लास से। ठीक है, क्या है देखो, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। आपको लिखना क्या है, ये टर्म एक एग्जांपल है, इससे पहले लिख लो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू पैरामीटर, या फिर इसको हम एक और टर्म लिख देते हैं एस्टिमेट। नेक्स्ट में आ जाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू को एस्टिमेटर को रिप्लेस कर देते हैं स्टैटिस्टिक से, दैट इज इक्वल टू पैरामीटर। ये भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में डाल दो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। इन जनरल अगर कुछ नहीं पता तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। ये सब उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर, जो भी एस्टिमेटर होगा वो हमेशा स्टैटिस्टिक का फंक्शन होगा। स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल वैल्यूज होगा। जो रिजल्ट आएगा वो पैरामीटर आएगा, आ सकता है, अगर आ जाता है तो वो अनबायस्ड है, और अगर ये इक्वल नहीं होता है देन दैट इट इज अनबायस्ड। तो आप सॉरी बायस्ड, ये जब आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप इसमें के बाद ये भी लिख लो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अगर ये नहीं होता है
देन दिस इज बायस्ड। ये भी लिख लीजिए। मैम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की x बार वही होता है, x बार नहीं भी लिखेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि x है वो वेरिएबल है, तब भी वही आएगा। ठीक है, हो गया। यही तुम्हारा अनबायस्ड का प्रॉपर्टी है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सबको याद है? कुछ फॉर्मूला याद है? मीन का फॉर्मूला तो याद होगा कम से कम। चलो हम लिख रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर एक्स बार होगा इज इक्वल टू म्यू, ये होना चाहिए। अगर आ जाता है तो अनबायस्ड है, नहीं आता है तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तरीका बता सकते हो? समेशन ऑफ x p x लगभग प्रोबेबिलिटी। और कुछ? एक्स बार है ना, प्रोबेबिलिटी बताओ। और कुछ? वैसे नहीं निकलेगा जैसे आप लोग बोल रहे हैं। एक्स बार का फॉर्मूला लिख दे, बोलो। पहला स्टेप वही करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला 1/n समेशन x, इतना लिख सकते हैं ना। ये एकदम स्टैटिस्टिक का इनिशियल स्टेज चले जाओ, ये लिखा जा सकता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n, और ये 1/n चाहे तो हम बाहर भी कर ले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 1/n पे तो काम करेगा नहीं, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट 1/n। और इसमें आपने एक्सपेक्टेशन लगाया, और ये एक्सपेक्टेशन में समेशन x1 है, तो हम यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से जाते हैं, xn तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। n है ना, डिवीजन में n भी तो है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, फिर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करोगे, दैट मीन्स 1/n, और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो इस पे ऑपरेट होगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस इस तरह से जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। ठीक है, समझ आया? अब क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आप कर रहे थे, एक्स बार जो है वो एस्टिमेटर है, और एस्टिमेटर क्या होता है, फंक्शन होता है। सो फंक्शन इसका टर्म यही है 1/n समेशन xi, यही हमारा मीन होता है। जब ये करेंगे फॉर्मूला तो इसको हम ब्रेक करके x1 x2 अलग अलग लिख सकते हैं। समेशन x को 1/n इज अ कांस्टेंट बाहर कर लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है सब पे ऑपरेट होगा, x1 पे भी ऑपरेट होगा, x2 पे भी ऑपरेट होगा, x3 पे भी ऑपरेट होगा, सब पे ऑपरेट होगा। और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, ये तुम जो फॉर्मूला से रिजल्ट लाते हो म्यू आता है, तो दिस वन इज 1/n इज इक्वल टू, ये टर्म क्या आने वाला है मल्टीपल में, म्यू। ये भी म्यू हो जाएगा, ये भी म्यू हो जाएगा। इस तरह से कितने म्यू आने वाले हैं, n टाइम्स। सो 1/n इंटू n म्यू, कैंसिल करो, n कैंसिल, वो आ गया। ये अनबायस्ड का एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल डाल दो। कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया है तो बताना, कुछ भी ऐसा लगे। ठीक है, इसी को हम अनबायस्ड बोलते हैं। म्यू, n म्यू, वन, ये मल्टीपल है, 1/n इंटू ये म्यू, म्यू म्यू कितनी बार आ रहा है, n बार, तो n म्यू। ठीक है,
2 to 2 10 टाइम, तो क्या लिखोगे? 10 into 2 लिख सकते हो ना, वही चीज। इसी को अनबायस्ड बोलते हैं। कभी कभी एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो अगर अनबायस्ड है तो ये क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ इनिशियल स्टेज में मान सकते हैं कि वो हमें लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया जो है ये है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर बायस्ड है तो फिर हम नहीं ले सकते। लेकिन फर्दर बहुत ज्यादा आगे स्टडी करिएगा तो बायस्ड एस्टिमेट को भी लिया जाता है कभी कभी। तो बस ये चेक करना है। तो अगर अनबायस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, यही तरीका है। दूसरे केस में इसी को लिख दो। ये अगर अब इस केस में क्या होगा, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, हम एक्स लेके चल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, हम थीटा लिख देते हैं। म्यू में आपको पता है मीन होता है, तो आप उसको एक्स बार रिप्लेस करा दीजिएगा या फिर कुछ ऐसा होगा। तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख लो, ठीक है। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा है, अगर ये इक्वल है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस थीटा इज आइदर ग्रेटर देन, नॉट जीरो ना, अगर इक्वल है तब जीरो हो जाएगा। इक्वल है तो इसको इधर करोगे जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा? दिस इज आइदर ग्रेटर देन जीरो और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस थीटा इज लेस देन जीरो, यही होगा। अगर दोनों इक्वल है देन द डिफरेंस इज जीरो, और अगर इक्वल नहीं है तो आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये हम इसको बोलते हैं पॉजिटिवली बायस्ड, और अगर ये लेस देन जीरो है देन इट इज नेगेटिवली बायस्ड। बायस्ड है बट वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली बायस्ड होगा। अगर ज्यादा हो जा रहा है तो पॉजिटिवली बायस्ड है, अगर कम हो रहा है तो वो नेगेटिवली बायस्ड है, ठीक है। जैसे एस्टिमेशन में पढ़े थे ना, ओवर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन। कुछ एक्सपेंसेस को तुम ओवर एस्टिमेट कर लो, उसी तरह अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बायस्ड भी होगा, तो नेगेटिवली बायस्ड और पॉजिटिवली बायस्ड दोनों ही हो सकता है। पॉजिटिवली बायस्ड होगा तो उसको मतलब ठीक करने के लिए ज्यादा को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना हटाने का। तुमको पता है हो सकता है ये होगा, तो उसके लिए बाद में मॉडिफिकेशन करते हैं, या फिर उसका कुछ भी जो है उसको एरर और टर्म में इंक्लूड करके सिंप्लीफिकेशन, कहीं ना कहीं उस एस्टिमेशन को अच्छा बनाया जाता है। मतलब मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन कुछ किया जाता है, लेकिन वो करने की जरूरत है या नहीं ये भी बहुत मैटर करता है। देखते हैं हमें क्या स्टडी करना है, उस पर डिपेंड करता है। और वो तब हम करते हैं जब हम सारा क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्राइटेरिया है हमें ये भी नहीं पता, है ना। 4 कंडीशंस होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए कितने कंडीशंस है? टेल मी। नहीं पता। फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, साइन होना चाहिए, पहले अटेंडेंस नहीं है ऑप्शन। नहीं होना चाहिए अटेंडेंस, टेस्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फॉर्म अवेलेबल होने वाला कंडीशन लास्ट में आता है। पहले ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, उसके बाद तो फॉर्म तक पहुंचोगी, है ना। तो लास्ट में वो देखना होता है। सो अब कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पे डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन मैम कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होना होगा। एग्जाम देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पास होने के लिए पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो बिना पढ़े हो जाता जो बेसिक कंडीशन है फॉर्म फिल करने के लिए, कुछ चीजें होती है जो कंडीशन है। पहला तो आपका है, 2 चीज तो मस्त मान लो, जिसमें है जो भी एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए। बिफोर आप जो एग्जाम देने वाले उसके पहले जितने टेस्ट दिए हैं वो क्लियर होना चाहिए। दूसरे केस में अटेंडेंस होना चाहिए, तब फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया फुलफिल होता है।
ये दो बेसिक कंडीशन है, वो एटलीस्ट फुलफिल होगा। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, उसके बाद फोर्थ है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहले इसको फिल्टर किया जाता है। इसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया जो होता है वो कंसिस्टेंसी है। वो चेक करने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर्स है। जैसे मान लो जो अटेंडेंस है, जो टेस्ट बोल रहे हैं, जो टेस्ट क्लियर होना चाहिए इंटरनल जो टेस्ट देते हो वो, इन दोनों में अगर इंटरनल टेस्ट किस पे बेस्ड है? अटेंडेंस पे। क्यों बेस्ड है? क्योंकि इंटरनल टेस्ट में आप जो पढ़े हैं, पढ़ाई हुई है, वही एग्जाम में आने वाला है। अगर वो किए हो तो दूसरा आएगा। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन होगा, जो दूसरा कंडीशन है, वो पहले पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होगा, लेकिन टोटली डिपेंडेंट नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे जो अनबायसनेस वाला केस है, वो पहला कंडीशन है। ये अनबायस हो तो हम मानते हैं इनिशियल स्टेज का सारा काम हो गया, क्योंकि सबको चाहिए क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जो एस्टिमेटर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस एस्टिमेटर के हेल्प से, जो स्टैटिस्टिक का हेल्प ले रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो हम पॉपुलेशन एस्टिमेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट हम जो भी लाए वो अनबायस्ड हो और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तभी हमारा स्टडी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। अदरवाइज नहीं है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानना। और वो पॉपुलेशन के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? सैंपल्स के बेसिस पे, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन यही है कि सैंपल्स को आप स्टडी करो, बट जो इंफॉर्मेशन गेन करना है वो पॉपुलेशन के बारे में करना है। और पॉपुलेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन गेन करोगे वो सैंपल के बेसिस पे जो करते हो और दोनों इक्वल आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि चलो जजमेंट जो भी हमारा आ रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलेशन, मान लो अगर सपोज क्लास में 50 लोग हैं, हम सिर्फ 5 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेसिस पे पूरे क्लास के बारे में कुछ भी जो हमें इंटरप्रेट करना है वो हम कर लेंगे। तो उन 5 पे हम ऐसे करें कि सपोज इन 5 से पूछ रहे हैं, जो एक क्लस्टर पे बैठा है, 4-5 लोग सब आपस में फ्रेंड बन के बैठे होंगे। अब हो सकता है तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, तो उसके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन आएगा वो क्या आएगा? बहुत पॉजिटिव आ जाएगा पूरे क्लास के बारे में। दूसरे केस में क्या होगा? अगर ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए जो कुछ भी ना पढ़ा हो, तो उसके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं पढ़ता है, पूरा क्लास ऐसा ही है। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं? हम रैंडमली कुछ को यहाँ से, कुछ लास्ट बेंच से, कुछ को मिडिल वन से, ऐसे कुछ हम पूछे क्वेश्चन, रैंडम सिलेक्शन। तो अब जब हम रैंडमली किसी से कुछ पूछेंगे तो क्या होगा? जो इंटरप्रिटेशन होगा उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अच्छे भी हो, जो नहीं भी हो, एवरेज भी हो। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अनबायस्ड हो सकता है। अनबायस्ड होगा यहाँ पे क्योंकि आपने एक ग्रुप का लिया, तो वो ग्रुप हो सकता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे, दूसरा ग्रुप बहुत खराब ही रिस्पॉन्स कर ले, हो सकता है। और अगर आप ऐसे मर्ज करके ले रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो अनबायस्ड होगा। रैंडम लिया है आपने तो सबका पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो जब भी हम यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक लेते हैं उसमें रैंडमली कहीं से भी सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स, और उसके बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब ये एस्टिमेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है। और अगर वो इक्वल आ जाता है, मान लो एवरेज 70% मार्क्स आ गया, 10 20 50 लोगों 10 लोगों से मैंने पूछा और उससे एवरेज 70% मार्क्स आ गया और पूरे क्लास का भी 70% ही है, तो हमारा जो पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है वो सैंपल के बेसिस पे तो करेक्ट हो गया। कभी हो सकता है ज्यादा हो जाए, कभी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आपको यही यहाँ पे चांस होता है एरर का, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा अब पूरे 50 लोगों के बारे में आप सिर्फ 5 लोगों से अगर कुछ राय बना रहे हैं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एरर तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा एरर होगा ऐसा जरूरी नहीं है अगर आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो आपका गोल यही है कि आपको स्टैटिस्टिक को पढ़ना है, मतलब 4-5 लोगों के बारे में ही जानना है, उन्हीं से पूछना है क्वेश्चंस, लेकिन जो राय बनाने वाले हो वो पूरे क्लास के बारे में बनाने वाले हो। तो जो रिजल्ट आएगा वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में आएगा और आप स्टडी करेंगे वो सिर्फ एक सैंपल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट जो है वो अनबायस्ड है। यही होता है। अगर वो अनबायस्ड है तभी हम फर्दर आगे कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया लिखो।
कंसिस्टेंसी। गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी है तो हम इस कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं अनबायस्ड, क्योंकि सारे चीज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हाँ तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है क्या, उसमें फॉर्म भरने के लिए बोल रही हो? हाँ ठीक है, होता है अनबायस्ड है, होता है प्रैक्टिकली अब जो भी हो, बट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बोले तो फिर है वो, तो वो सिर्फ अनबायस्ड है इसमें बोल सकते हैं। अनबायस्ड बोलने का मतलब यही है इक्वल प्रोबेबिलिटी, या फिर आप जो सैंपल के बारे में स्टडी कर रहे हो उससे पॉपुलेशन के बारे में जो भी रिजल्ट निकाल रहे हो वो अगर उसके इक्वल आता है एग्जैक्ट तो फिर हो सकता है। चलो नेक्स्ट लिखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी is dependent on the size of the sample. Consistency is dependent on the size of the sample. मतलब यहाँ पे साइज के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया था। एन तुम कितना ले रहे हो, 10, पहले 50 में 5 ले लिया, 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी जो भी होगा। तो यहाँ पे साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सेकंड क्राइटेरिया है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब तो मुझे लगता है सबको पता होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज कंसिस्टेंसी? मतलब एक फ्लो चले कंटिन्यू लगातार। यस लगातार तो कंटिन्यूअस बोलेंगे। मात्रा क्वांटिटी। मतलब वही ना कंटिन्यू मतलब तुम ही बताओ। If you have to criticize then explain it. ठीक है, सही है, कंसिस्टेंसी वही बोलेंगे। जैसे आप जो भी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं तो रिपीटेशन ऑफ द वर्क वही चीज आप कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो वो बोल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली कंसिस्टेंसी जो हम डिफाइन करने वाले हैं उसमें ये होता है जैसे जैसे n जो है इंक्रीज करेगा, सपोज n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो इसी कॉन्सेप्ट पे जो आप बोल रहे हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी दैट मींस n इज रिपीटेड, और वो रिपीटेशन कब तक जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक। तब जो चेंज होगा वो क्या होगा, यही कंसिस्टेंसी है। तो इस पे डिपेंड करता है n पे, ये लिख लो। चलो लिखो आगे। As the sample size increases, as the sample size increases, the difference between the sample statistic, the difference between the sample statistic and the population parameter becomes smaller, becomes smaller. And if the difference continues to become smaller, and if the difference continues to become smaller, the sample size becomes larger. The sample size becomes larger. ठीक है, लिखो एक लाइन फुल स्टॉप के बाद। An estimator is said to be convergent if the probability of the parameter
and the statistic less than a small positive number tends to 1. अपने वहां जो लिखा है ना डिफरेंस स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, उसमें लिख देना डिफरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, सिर्फ उसमें डिफरेंस वर्ड इंक्लूड कर दो। क्या लिखे हो? स्टैटिस्टिक और पैरामीटर कहाँ लिखे हैं? देखिए पढ़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, तो वहां पे लिख लो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। टेंड्स टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, डिफरेंस स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, दैट टेंड्स टू 1। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x bar minus mu less than a small positive number and this tends to 1। ये पूरा मैथमेटिकल टर्म है, कन्वर्जन। एब्सनल स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जिसको एब्सनल से डिनोट करें, कुछ और डिनोट करने का मन है तो वो भी कर लो, वो सिर्फ नोटेशन है। दैट इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब x बार जो भी है और म्यू जो भी है, इन दोनों का डिफरेंस किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से भी कम हो और इस पूरे टर्म की प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ टेंड करे, मतलब दैट इज नियर टू सर्टेनिटी, है ना, तो फिर वो कंसिस्टेंट होता है। समझ आया कुछ? मैम वो ई क्या है? एब्सनल पढ़ते हैं उसको, t माइनस थीटा लेस देन एब्सनल। एक्चुअल नोटेशन इसका ये इस्तेमाल करते हैं हम, म्यू के टर्म में ये कर रहे हैं, एब्सनल टेंड्स टू 1, उसको मैथमेटिकल नोटेशन बोलते हैं। स्पेलिंग तो होगा, ए का स्पेलिंग क्या होता है? ए का स्पेलिंग क्या होता है? जस्ट वेट, लिखते हैं आप उसको, प्रोनाउंस करते हैं तो आप उसमें से लिख सकते हैं, लेकिन ए का स्पेलिंग कुछ होता है, दैट इज अ नोटेशन। सिग्मा नोटेशन है, लिख लिया जाता है कि हमें सिर्फ प्रोनाउंस ऐसे करना है, उसी तरह ये भी नोटेशन है, उसको भी प्रोनाउंस करते हो वैसे लिख लो, आप तुम्हारी मर्जी, बट दैट इज अ नोटेशन। अब यहाँ पे देखो है क्या, T इज द स्टैटिस्टिक, जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू आएगा सैंपल का वो होगा। थीटा इज द पैरामीटर, जो भी पैरामीटर का वैल्यू नोन है वो। इन दोनों का डिफरेंस मतलब मॉड में है, हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से कम आना चाहिए। मतलब मान लो ये वैल्यू जो है, सपोज इसका वैल्यू 0.93 हो, ये टी का, और इसका वैल्यू मान लो 0.92 हो या फिर 91 ले लो, कुछ भी एक वैल्यू ले लो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। मान लो 0.01 हम लेते हैं, हालांकि इससे ये कम नहीं होगा, मान लो 0.09 कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज का डिफरेंस जो होना चाहिए ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर से कम हो, और इस ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 की तरफ टेंड करे, तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और साथ में ये टर्म लिखने के बाद लिखना पड़ेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कंप्लीट नोटेशन है और इसको इसी तरह से याद करना पड़ेगा, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इतना सारा नोटेशन एग्जाम में पता चलेगा तो ये मैं डाल दूंगी वाला नोटेशन डाल दो, जनरल वाला डाल दो। इस टर्म को हटा दो, इसको ऐसे ही समझना होता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर, यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। लैंग्वेज में अगर समझ में आता है तो लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर is less than a small positive number and the probability of this
is less than 10, it tends to 1 as n tends to infinity. यही है ये, और इसको ऐसे ही याद करना पड़ता है. इनफैक्ट ये थोड़ा आसान पढ़ रहे हो, इससे ये तुम्हारा आसान है, एग्जाम में खाली नोटेशन देके छोड़ नहीं सकते, उसमें लिखना जरूरी है. देख सकते हैं. और इसका मतलब है T converges to theta. इसका मतलब ये है T converges to theta. यहाँ पे थीटा लिख लो और कन्वर्ज लिख लो. मैम थीटा टी मतलब वही ना स्टैटिस्टिक. T converges to theta. नोटेशन में x1 दिया है तब लिख सकते हैं x1. x1 converges to mu लिख सकते हैं. बट कन्वर्जेंस यहाँ पे एक और वर्ड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी कर लेना. जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा कुछ नया फॉर्मूला याद है सोचेगा एग्जाम में नीचे लगा लिखो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. वैसे ये सब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, ज्यादा तो समझ नहीं. कोई बात नहीं, हम ये जान कर आएंगे सब एग्जाम में अभी कुछ हो जाएगा. जहाँ ब्रैकेट में होता है दो लाइन वो क्या है टी और क्यू के बाद ये नो मैम ये पूरा लाइन मतलब ब्रैकेट के बाद मैम टेंस एरो नो मैम smaller than is greater than smaller than ये उसके बाद ये यस मैम ये मॉड दिए है, नेगेटिव और जो भी रहता है दैट वो पॉजिटिव हो जाता है. यही कन्वर्जेंस कंसिस्टेंसी है, और उसको पढ़ा जाता है the statistic T converges to theta as n tends to infinity. T converges to theta as n tends to, यहाँ पे इसके बाद ये भी वही चीज लिख दो, n tends to infinity as. यही है कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी का एक्सप्रेशन. अगर आप ये बोल देते हैं तो बाकी कुछ भी लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं. बट फॉर इंटरव्यू फॉर वाइवा अगर आप ये बोलते हैं तो ये सेल्फ सफिशिएंट स्टेटमेंट है. ये रिटन में लिखो, अगर ये लिख लेते तो मिल जाएगा मार्क्स, मिल सकता है. अगर मैं 5 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ ये लिखोगे वही तो आप बोल रही हैं. वैसे नहीं होगा ना. बट आपके पास क्वेश्चंस क्या है, एस्टिमेशन का पूरा पढ़ना है, क्या है वैसे बताना है, तो उसके इसमें आप कंसिस्टेंसी अगर हेडिंग उसमें सब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो हेडिंग में बस अगर एक आप एक्सप्रेशन डाल देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट स्टेटमेंट है ये. इसके बाद आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. ये एक्सप्लेनेशन हम लोग जो देते हैं ये उन लोगों के लिए देते हैं जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है. ठीक है, जितना भी स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ भी पढ़े हो, ये एक्सप्रेशन सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जाता है जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसका वो कंप्लीटली मैथमेटिकल ही है, और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो नॉन मैथमेटिकल पर्सन होते हैं. दैट्स व्हाई हमें इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. ठीक है, इसीलिए देना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. जो भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करता है वो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, और जो टेक्निक है इसके बिहाइंड वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल है. सो हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़े. ये सेल्फ सफिशिएंट स्टेटमेंट है कंसिस्टेंसी के लिए. तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एस्टिमेटर और एस्टिमेट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो. यही मतलब हुआ. डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज वेरी स्मॉल. मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत कम हो. वेरी स्मॉल मींस लेस देन स्मॉल पॉजिटिव का मतलब क्या है, बहुत कम हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तब हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, मैम इसमें ये एग्जांपल डाल सकते हैं जैसे आप बताए कि बुक में एरर है और उस बुक में एरर होने के चांसेस ज्यादा एरर होने का चांस ज्यादा हो. करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा, ये ठीक होगा. गलत बनाना इसमें तो जरूरी कि सैंपल टोटली पैरामीटर इक्वल ना हो, मतलब टोटली पैरामीटर के इक्वल नहीं होता है, बट हम लोग यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी वर्ड बोलते हैं इसलिए क्योंकि आप सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे मान लो तुमको पूरे इंडिया के बारे में जानना है,
तो अब हर लोगों से तो मिल नहीं सकते, बट जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप जो कंक्लूजन निकालेंगे वो सही होगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है, एज इन टेंड्स टू इंफिनिटी मींस जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा आपका कंक्लूजन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ज्यादा रिलायबल होगा। तो ऐसे होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। बट ये दोनों डिफरेंस अगर कम होता है तो, और अगर बहुत कम होता है तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। और ये जो टेंड्स टू 1 है वो एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, बट ये एग्जैक्टली 1 होगा नहीं क्योंकि सबसे मिलोगे नहीं। अगर ईच एंड एवरी पर्सन से मिलते हो देन ये 1 हो सकता है, बट सबसे तो आप मिल नहीं रहे हो, है ना। तो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा ओपिनियन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। वही चीज ये बोलता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो होगा बट दैट इज वेरी स्मॉल एंड द चांसेस ऑफ दिस इज वेरी लार्ज। यही मतलब हुआ कंसिस्टेंसी का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसा होने के चांस, ये लेस हो, इसका होने का चांस ज्यादा। इसका वैल्यू कम हो और ऐसा होने के चांसेस ज्यादा। हाँ, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा पिछले बार जो मार्क्स आया था और अभी जो मार्क्स आया है उन दोनों में वैल्यू बहुत कम हो, डिफरेंस कम हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा।